सो वेलकम गाइस, मेरा नाम है यश और चलिए आज की क्लास के साथ शुरू करते हैं। तो आज हम लोग रीडिंग नंबर 42 कमोडिटीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो कमोडिटीज़ को जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में बांट दिया था। तो एल ओ एस ए बी एन सी जो था वो हम लोग का पार्ट 1 था, एल ओ एस डी ई एन एफ जो था हम लोग का पार्ट 2 था, और एल ओ एस जी और एच हम लोग का पार्ट 3 था, एंड एल ओ एस आई एन जी हम लोग का पार्ट 4 था। ठीक है, तो ये हम लोग का पार्ट 4 था। तो 4 पार्ट में मैंने इस चैप्टर को बांट दिया था। ओके, सो हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या किया था, लास्ट क्लास में हम लोग ने पार्ट 1 ख़त्म कर लिया था, दैट वाज एल ओ एस ए बी एन सी। तो उसको कॉम्प्रीहेंसिवली एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग ने ख़त्म कर लिया था। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उसी के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग को एक ऑर्डर में चलना पड़ेगा क्योंकि मैं भी इस चैप्टर को एक ऑर्डर में करवा रहा हूँ। इनफैक्ट हर चैप्टर को जो मैं करवा रहा हूँ वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है। तो अगर आप ऑर्डर को स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पिछले वाले क्लास में हो सकता है मैंने कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बोल दिया हो। ठीक है, तो आप ऑर्डर को प्लीज़ स्किप मत कीजिए, ऑर्डर के वाइज क्लास को कीजिए। ठीक है, यही मेरी रिक्वेस्ट होगी ना। तो अभी तक एल ओ एस ए बी एन सी ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने लास्ट क्लास एक हैंड आउट अटैच किया था, तो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दिया था। तो प्लीज़ उसका प्रिंट आउट लेकर बैठे और फर्स्ट क्लास को करें। और यहाँ पर जो सेकंड क्लास है, आज हम लोग पार्ट 2 को करने वाले चैप्टर का है, दैट इज़ एल ओ एस डी ई एन एफ। तो इस 3 एल ओ एस को अपने कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि मैंने इस टॉपिक के लिए, इस पूरे के पूरे वीडियो के लिए मैंने 2 हैंडआउट्स बनाए हैं। ठीक है, एक हैंडआउट है जिसमें मैंने अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया है, और एक हैंडआउट है जिसमें मैंने क्वेश्चंस को अटैच किया है। ठीक है, तो देयर आर 2 हैंडआउट्स, आई विल शो यू बोथ ऑफ देम। तो दोनों हैंडआउट्स का मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, और उसमें ना क्लास 2 बोल के लिख दीजिएगा एक बार, क्योंकि जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो हो सकता है ना कि कुछ कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो एक बार उसमें जैसे फर्स्ट हैंडआउट में आप क्लास 1 लिख दीजिए, सेकंड हैंडआउट जो आज वाला वीडियो है उसमें क्लास 2 लिख दीजिए। तो ऐसे अगर आप लिखते रहेंगे ना तो ऐसे आपका सिंक रहेगा वीडियो के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 हैंडआउट अटैच किए हैं। तो सबसे पहले मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो प्लीज़ उसका प्रिंट आउट लीजिए, दोनों हैंडआउट का सेपरेट प्रिंट आउट लीजिएगा और उसके बाद वीडियो को देखने बैठिएगा। ठीक है, ओके। सो चालू करते हैं आज की क्लास के साथ। तो देखिए, ये एक नोट्स का प्रिंट आउट है जो मैंने बनाया है, ये नोट्स का प्रिंट आउट है, और उसके बाद मैंने क्वेश्चंस का भी प्रिंट आउट बना दिया है। तो 7 पेज का एक पीडीएफ है, एक हैंडआउट 7 पेज का है और दूसरा हैंडआउट 5 पेज का है। ठीक है, तो 12 पेजेस आपको प्रिंट आउट लेने होंगे, दोनों को सेपरेट लीजिएगा। ठीक है, दोनों सेपरेट लीजिएगा। ओके, नाउ पार्ट 2 से शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 वॉज एल ओ एस डी ई एन एफ। तो एल ओ एस डी से शुरू करते हैं। नाउ एल ओ एस डी क्या बोलता है? एल ओ एस डी है पार्टिसिपेंट्स इन अ कमोडिटी मार्केट। So we have to discuss who are the types of participants in a commodity market. So basically the types of participants are hedgers, speculators, commodity analysts, researchers, exchanges, regulators. ठीक है, तो मैंने इसको 3 ब्रॉड कैटेगरी में डाल दिया है। एक तो हेजर्स है, ठीक है, दूसरा है ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, एक हेजर्स हो गया, दूसरा ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हो गया, तीसरा आपका एक कैटेगरी मिला के आता है रेगुलेटर्स, कमोडिटी एनालिस्ट एंड रिसर्चर्स। ठीक है, एक्सचेंजेस हो गया, कमोडिटी एनालिस्ट हो गया, रिसर्चर्स हो गया एंड रेगुलेटर्स हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट कैटेगरी है हेजर्स। तो बेसिकली हेजर्स कौन होते हैं? हेजर्स का मतलब होता है कि जो अपने आप को कमोडिटी मार्केट में, फ्यूचर्स मार्केट में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था ना कि जो कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग होता है वो ज़्यादातर किससे होता है? डेरिवेटिव से होता है, फ्यूचर्स मार्केट में होता है। तो हम लोग को वैसे ही अब फ्यूचर्स मार्केट को लेके ही पूरा का पूरा डिस्कशन को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, नाउ तो देखो हेजर्स कौन होते हैं? हेजर्स वो होते हैं जो अपने आप को हेज करने के लिए आते हैं फ्यूचर्स के मार्केट में। ठीक है, सो हेजर्स का मतलब वो होता है कि जिनको कमोडिटी के प्राइसेस से कोई रिस्क है। ठीक है, जिनको कमोडिटी का प्राइस घटने या फिर बढ़ने से कोई रिस्क होगा, वही लोग को हेजर्स बोलेंगे। तभी तो वो लोग हेज करने के लिए आ रहे हैं ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं फ्यूचर्स मार्केट के अंदर। ओके, सो हेजर्स में 2 कैटेगरी होती है, एक होता है कमोडिटी प्रोड्यूसर और एक होता है कमोडिटी यूज़र। ठीक है, आपको ये 2 टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखने की ज़रूरत है, एक कमोडिटी प्रोड्यूसर, एक है कमोडिटी यूज़र, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द चैप्टर में अगर आपके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर का जो फ्लो है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम ठीक से समझिए कि हु इज़ अ कमोडिटी प्रोड्यूसर, हु इज़ अ कमोडिटी यूज़र, then what does a commodity producer do in the futures market, what does a commodity user do in a futures market। तो ये आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। तो एक बार शुरू करते हैं अपने ना। कमोडिटी प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट फार्मर, तो जो वीट फार्मिंग करता है, वीट फार्मर, वो एक कमोडिटी प्रोड्यूसर है। जैसे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल का रिफाइनरी हो गया,
नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन कंपनीज हो गया, ठीक है, ड्रिलिंग कंपनीज हो गया, तो वो लोग कमोडिटी के प्रोड्यूसर होते हैं, तो वो मेनली कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक कमोडिटी प्रोड्यूसर हूँ, सो आई वुड लाइक दैट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी गोज अप, ठीक है। आई वुड लाइक दैट द कमोडिटी का प्राइस राइजेस, क्योंकि अगर कमोडिटी का प्राइस ऊपर गया तो मैं अपनी कमोडिटी को हायर प्राइस पे बेच पाऊंगा एंड माई मार्जिन विल गेट बिगर, ठीक है, एंड आई विल ग्रो स्ट्रॉन्गर. सो आई एम एक्चुअली होपिंग दैट द प्राइस राइजेस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, ठीक है. इतना तक समझ में आया. दैट मीन्स अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस का मतलब क्या हुआ, आई एम इन अ बुलिश पोजिशन ओवर द कमोडिटी, ठीक है. मैं बुलिश हूँ कमोडिटी के ऊपर. दैट मीन्स आई हैव टेकन अ लॉन्ग पोजिशन ऑन द कमोडिटी. आई कैन एक्चुअली से दैट हम लोग का जो पोजिशन है कमोडिटी के ऊपर दैट इज अ लॉन्ग पोजिशन, ठीक है. ओके, so this is a commodity producer. So commodity producer goes long on the commodity, ठीक है. He goes long on the commodity because he is actually bullish on the commodity. He wants the commodity's price to rise. Now वो फ्यूचर्स मार्केट में क्या करेगा, फ्यूचर्स मार्केट में क्या करेगा, तो हम लोग को सबसे पहले ये समझने का ज़रूरत है कि उसको डर किस चीज़ का है, ठीक है. कमोडिटी प्रोड्यूसर को डर किस चीज़ का है, तो कमोडिटी प्रोड्यूसर को डर इस चीज़ का है ना कि कमोडिटी का जो प्राइस है वो गिर ना जाए. कमोडिटी प्रोड्यूसर को डर इस चीज़ का है कि कमोडिटी का जो प्राइस है दैट विल फॉल, उस चीज़ का डर है, ठीक है. तो कमोडिटी का प्राइस अगर फॉल कर जाएगा तो उसको नुकसान हो जाएगा. तो वो क्या करेगा, फ्यूचर्स मार्केट में ही विल गो शॉर्ट ऑन द फ्यूचर्स, ही विल गो शॉर्ट ऑन कमोडिटी फ्यूचर्स. इसका लॉजिक क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्यूचर्स मार्केट में होता क्या है, ठीक है. एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. अगर फ्यूचर्स मार्केट में मैं बोलता हूँ कि गोइंग शॉर्ट ऑन फ्यूचर्स, इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग लेवल 1 से जानते हैं. एक तो होगा कि आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय दैट कमोडिटी सपोज आफ्टर 3 मंथ्स एट अ सर्टेन प्राइस विच इज फिक्स्ड टुडे, ठीक है. एक और इसका मतलब जो हम लोग के लिए इंटुइटिव मतलब होता है वो ये होता है कि F माइनस, जैसे शॉर्ट का मतलब तो F माइनस होता है ना, तो F माइनस का मतलब क्या होता है कि अगर कमोडिटी का प्राइस नीचे गिरा, ठीक है, अगर कमोडिटी का प्राइस नीचे गिरा तब मेरे को डिफरेंस मिलेगा. अगर कमोडिटी का प्राइस ऊपर गया तो मेरे को डिफरेंस देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं एक वीट फार्मर हूँ, तो मैंने वीट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में मैं शॉर्ट गया एट सपोज 32 रुपीज़, ठीक है, एट सपोज 32 रुपीज़. मैं जस्ट एक लेमैन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है. तो अगर वीट का जो प्राइस है वो 3 महीने बाद 32 के नीचे गया तो मैंने तो F माइनस किया था तो मुझे डिफरेंस मिलेगा, ठीक है. जितना नीचे गया -32 मुझे डिफरेंस मिलेगा, और अगर 32 के ऊपर गया तो मुझे डिफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है. सो इफ 32 के नीचे गया आई विल गेट द डिफरेंस, इफ 32 के ऊपर गया आई विल पे द डिफरेंस. तो आप देखिए अगर मैं शॉर्ट जाता हूँ कमोडिटी के ऊपर एज अ कमोडिटी प्रोड्यूसर तो मेरे को तो मैं तो अपने आप को हेज कर ले रहा हूँ ना, क्योंकि शॉर्ट जाना मतलब क्या हुआ, शॉर्ट जाने का मतलब हुआ कि अगर दाम नीचे गिरा तो आपको डिफरेंस मिलेगा. तो अगर दाम नीचे गया तो आपको तो डिफरेंस मिल जाएगा ना, तो फ्यूचर्स मार्केट में तो आप कमा लिए, तो इसका मतलब आप अपने आप को हेज कर लिए. लेकिन अगर कमोडिटी का प्राइस ऊपर चला गया तो आपको डिफरेंस देना भी तो पड़ेगा. तो आपको अगर डिफरेंस देना पड़ेगा तो आप सेम चीज़ अपने बिजनेस में भी कमा लेंगे ना. सो इफ द wheat prices go up, ठीक है, सो यू कैन सेल द wheat at a higher price and then from that money you can also pay off that futures का position which you have lost, ठीक है. तो आपको सबसे पहली बात तो इसका लॉजिक याद रखना है कि कमोडिटी प्रोड्यूसर कमोडिटी पे लॉन्ग जाता है एंड ही गोज शॉर्ट इन द फ्यूचर्स मार्केट, ठीक है. लॉन्ग ऑन द कमोडिटी, शॉर्ट इन द फ्यूचर्स मार्केट. इतना तक समझ में आया आपको. अब चलते हैं कमोडिटी यूज़र में. कमोडिटी यूज़र क्या करता है, कमोडिटी यूज़र का एग्जांपल जैसे एयरलाइन कंपनी, तो एयरलाइन कंपनी जो जेट फ्यूल होता है, जेट फ्यूल उसको यूज़ करता है. सो इट्स लाइक अ कमोडिटी यूज़र. बेकरीज, तो बेकरीज क्या करता है, वीट को यूज़ करता है, सो इट्स लाइक अ कमोडिटी यूज़र. तो कमोडिटी यूज़र क्या चाहता है, कमोडिटी का प्राइस बढ़े कि कमोडिटी का प्राइस गिरे. वो ये चाहता है ना कि कमोडिटी का प्राइस गिरे, ठीक है, क्योंकि फॉर देम द कमोडिटी इज लाइक अ रॉ मटेरियल एंड एनी फर्म वुड वांट इट्स रॉ मटेरियल कॉस्ट टू गो डाउन, तो दे वांट द कमोडिटी प्राइसेस टू गो डाउन. तो सबसे पहली बात तो आपको यही समझना पड़ेगा कि अगर मेरे पास एक बेरिश पोजीशन है कमोडिटी के ऊपर, आई एम बेरिश ऑन द कमोडिटी, ठीक है, आई वांट इट टू गो डाउन, दैट मीन्स आई एम हैविंग अ शॉर्ट पोजीशन. सो अ कमोडिटी यूजर इज हैविंग अ शॉर्ट पोजीशन ऑन द कमोडिटी, ठीक है. सो आई एम हैविंग अ शॉर्ट पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इफ आई एम अ कमोडिटी का यूजर, ठीक है. तो अब मैं फ्यूचर्स मार्केट में क्या करूंगा, मैं फ्यूचर्स मार्केट में F प्लस करूंगा. दैट मीन्स आई विल गो लॉन्ग ऑन द फ्यूचर्स ऑफ द कमोडिटी. वाई आई विल गो लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है, F प्लस का मतलब क्या होता है, अगर सपोज वीट का प्राइस ऊपर गया, ठीक है, अगर वीट का प्राइस ऊपर गया तो मुझे डिफरेंस मिलेगा. अगर वीट का प्राइस नीचे गया तो मुझे डिफरेंस देना पड़ेगा. तो देखिए अगर वीट का प्राइस ऊपर चला गया तो मेरे को बिजनेस में नुकसान हुआ, ठीक है, लेकिन एज अ कमोडिटी यूजर तो मेरे को बिजनेस में नुकसान हुआ, लेकिन मैं यहाँ से कमा लिया ना, तो मैंने अपने आप को हेज कर लिया. अगर वीट का प्राइस नीचे गया तो मेरे को देना पड़ा, लेकिन मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट भी तो कम हो गया, तो दोनों साइड से मैं प्रोटेक्ट हो जा रहा हूँ. तो समझ में आया. तो यहाँ पर कमोडिटी यूजर में आपको क्या सोचना है,
कमोडिटी यूज़र में आपको ये सोचना है कि कमोडिटी यूज़र जो है ही गोज शॉर्ट ऑन द कमोडिटी, ठीक है, एंड ही गोज लॉन्ग ऑन द फ्यूचर्स। तो कमोडिटी प्रोड्यूसर क्या करता है, कमोडिटी प्रोड्यूसर गोज लॉन्ग ऑन द कमोडिटी एंड शॉर्ट ऑन द फ्यूचर्स, ठीक है, लॉन्ग ऑन द कमोडिटी एंड शॉर्ट ऑन द फ्यूचर्स। कमोडिटी यूज़र गोज शॉर्ट ऑन द कमोडिटी एंड लॉन्ग ऑन द फ्यूचर्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट लॉन्ग वाला जो चीज़ है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कमोडिटी प्रोड्यूसर, अरे भाई कमोडिटी प्रोड्यूसर है, मैंने कमोडिटी को प्रोड्यूस किया है तो मैं तो चाहूँगा ना कि उसका प्राइस बढ़े, तो आई एम लॉन्ग ऑन द कमोडिटी। सो इफ आई एम लॉन्ग ऑन द कमोडिटी आई एम उसका उल्टा शॉर्ट ऑन द फ्यूचर्स, ठीक है। एंड इफ आई एम शॉर्ट ऑन द कमोडिटी आई एम लॉन्ग ऑन द फ्यूचर्स, ठीक है। तो ये हो गया कमोडिटी यूज़र और कमोडिटी प्रोड्यूसर का बात, ठीक है। नाउ देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिख दिया, मैंने एग्जांपल्स का नंबरिंग दे दिया यहाँ पर, जिससे कि आपको पता रहेगा कि कौन सा एग्जांपल्स आपको करना है, ठीक है। नाउ तो देखिए मैं इस एग्जांपल में आता हूँ, ये रहा एग्जांपल, 1 सेकेंड, पेज नंबर 5 में एग्जांपल है, ये देखिए। तो एग्जांपल 1.2 में आता हूँ मैं, ठीक है। एग्जांपल 1.2 है, तो आप भी सबसे पहले ऐसे ही कीजिएगा, जिस ऑर्डर में एग्जांपल्स दिया हुआ है उसी ऑर्डर में देखिएगा। देखो, आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ स्पॉट एंड फ्यूचर्स मार्केट बाय एयरलाइन फर्म। तो एयरलाइन फर्म क्या है, कमोडिटी प्रोड्यूसर है कि यूज़र है, यूज़र है, तो मेरे को उसका फ्यूचर्स पोजीशन के बारे में बताना है। तो देखो, एन एयरलाइन फर्म इज नेचुरली शॉर्ट इन द स्पॉट मार्केट। तो जो मैंने आपको बताया था, ही विल बी शॉर्ट इन द स्पॉट मार्केट फॉर ऑयल बिकॉज इट बेनिफिट्स व्हेन द प्राइसेस फॉल। इफ इट बिलीव्स दैट द प्राइसेस ऑफ ऑयल विल फॉल, इट विल परचेज मोस्ट ऑफ इफ नॉट ऑल ऑफ इट्स ऑयल इन द स्पॉट मार्केट। अरे अगर उसको लगता है कि प्राइस ऑफ ऑयल गिरेगा, ऑयल प्राइसेस गिरने वाला है, तो एयरलाइन कंपनी फ्यूचर्स मार्केट में जाने के बजाय स्पॉट मार्केट में ही परचेज करने वाला ऑयल को, समझ गया ना। तो अगर ऑयल का प्राइसेस गिरता है तो वो तो स्पॉट मार्केट में ही ऑयल को परचेज कर लेगा, ठीक है। व्हेन दोज एक्सपेक्टेशंस चेंज, हाउएवर द एयरलाइन विल टेक द लॉन्ग पोजीशन इन ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। देखो, लॉन्ग पोजीशन इन एन ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस, ठीक है। द एयरलाइन विल चूज अ परसेंटेज ऑफ इट्स पोजीशन टू हेज। तो बेसिकली कोई भी अपना स्पॉट जो होता है उसका 100% हेज नहीं करता है, 50%, 75%, 80% हेज करता है। तो वो डिपेंड करता है कि प्राइसेस आपके फेवर में जा रहे हैं कि प्राइसेस आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो अगर प्राइसेस आपके फेवर में जा रहे हैं तो आप कमती हेज करेंगे, अगर प्राइसेस आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं तो आप ज़्यादा हेज करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कमोडिटी प्रोड्यूसर है, तो अगर एयरलाइन कंपनी है और कमोडिटी प्राइसेस आर गोइंग टू राइज, ठीक है, तो अगर कमोडिटी प्राइसेस आर गोइंग टू राइज सो दे विल हेज मोर, अगर कमोडिटी प्राइसेस आर गोइंग टू फॉल सो दे विल हेज लेस, ठीक है। कोई भी 100% हेज नहीं करता है क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो होते हैं वो तो बहुत वॉलेटाइल होते हैं ना, ठीक है। ओके, तो very few firms would hedge 100% of their energy needs because the oil prices are so volatile. Now, the value of oil in the spot market will depend upon the supply and demand conditions in the energy market. तो जैसे लास्ट क्लास अपने पढ़े थे कि कमोडिटी का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, कमोडिटीज डू नॉट प्रोड्यूस अ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज, तो उसको तो प्रेजेंट वैल्यू करके अपने वैल्यूएशन कर नहीं सकते, तो कैसे डिटरमाइन होता है, सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू, ठीक है। ओके, प्राइसेस विल फॉल व्हेन देयर इज अ सरप्लस ऑफ ऑयल एंड विल राइज व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज। तो जैसे आप जानते हैं अभी जो करंट न्यूज़ है कि जो WTI का जो ऑयल प्राइस है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ठीक है, तो उसका जो ऑयल प्राइसेस है वो नेगेटिव में चला गया है। तो वो नेगेटिव में जाने का मतलब क्या है कि हुआ क्या था कि एक्सेस प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, एक्सेस प्रोडक्शन हो गया लेकिन डिमांड तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, डिमांड एकदम स्लम्प कर गया है, एक्सेस सप्लाई हो चुका है। तो इसके लिए क्या हुआ कि प्राइसेस जो है वो बिल्कुल नेगेटिव में चला गया, ठीक है। तो बेस्ट एग्जाम्पल आप यहाँ से उठा सकते हैं। Government bodies like the Organization of Petroleum Exporting Countries will influence the spot price of oil with their policies. तो जैसे जो OPEC countries होते हैं जिसमें तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होते हैं, ठीक है, तो वो सारे नेशंस जैसे UAE हो गया, कतार हो गया, ये सब जो ऑयल रिच कंट्रीज होते हैं वो लोग अपना एक पैक्ट फॉर्म करके रखे हैं, ठीक है ना। तो जिसमें उसको अपने बोलते हैं OPEC, ठीक है। तो वो पॉलिटिकल फैक्टर्स के थ्रू भी ऑयल का प्राइस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ओके, तो इतना समझाने का ज़रूरत नहीं था लेकिन मैंने फिर भी एक बार डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कमोडिटी प्रोड्यूसर क्या करता है, गोज लॉन्ग ऑन द कमोडिटी, शॉर्ट इन द फ्यूचर्स। कमोडिटी यूज़र क्या करता है, गोज शॉर्ट इन द कमोडिटी, लॉन्ग ऑन द फ्यूचर्स। आप लॉन्ग शॉर्ट सोच पा रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है ना। लॉन्ग शॉर्ट के वे में सोचिए हर चीज़ को, जैसे मैंने आपको अभी अभी समझाया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। देखो एग्जाम्पल 2.1, एन एनर्जी कंपनी ड्रिल्स फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो एनर्जी कंपनी ड्रिल करता है, तो बेसिकली ड्रिल से ही अपने को पता चल गया कि ये तो एक प्रोड्यूसर है, कमोडिटी प्रोड्यूसर है ना, ठीक है, क्योंकि वो ड्रिल करता है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है नेचुरल गैस। इट यूजेज इन हाउस इकोनॉमिस्ट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द नेचुरल गैस मार्केट। द इकोनॉमिस्ट कलेक्टिवली प्रेडिक्ट 5 to 7% राइज इन द प्राइसेस ओवर द कमिंग 6 months, ठीक है। तो बेसिकली उसके इकोनॉमिस्ट जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं कि जो कमोडिटी प्राइसेस है वो 5 से 7% बढ़ने वाला है 6 महीने में।
The energy company typically hedges between 50% and 75% of its spot position in natural gas. ठीक है, तो 50 से 75% हेज करता है और प्राइस जो है वो 5 से 7% ऊपर बढ़ने वाला है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर कमोडिटी प्रोड्यूसर है और कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाने वाला है तब तो ये अच्छा ही है ना, क्योंकि जब कमोडिटी प्राइसेस उसके प्रेडिक्टेड अगर 5 से 7% ऊपर चला गया तो ही कैन सेल द कमोडिटी एट अ हायर प्राइस एंड ही कैन अर्न प्रॉफिट्स. ठीक है, तो यहाँ पर he should hedge more or he should hedge less. He should hedge less, somewhere between 10 to 25% स्पॉट का hedge करना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, जब मार्केट आपके अगेंस्ट में होगा तो आप ज़्यादा hedge करेंगे, जब मार्केट आपके फेवर में होगा तो आप कमती hedge करेंगे. तो बेसिकली आप 10 से 25% यहाँ पर hedge कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इकोनॉमिस्ट है ये लोग कोई भगवान थोड़ी ना है, ये लोग भी तो इंसान ही हैं, तो इन लोग का प्रेडिक्शंस भी तो रॉन्ग हो सकता है ना. तो बेसिकली यू कैन hedge between 10 to 25% ऑफ द स्पॉट पोजिशन. ओके, सो दिस शुड बी द आंसर. ओके, सो यहाँ पर क्या करना चाहिए इसको, तो हेज करने के लिए क्या करेगा, ही विल गो शॉर्ट इन द फ्यूचर्स मार्केट. ठीक है, ही विल सेल द नेचुरल गैस फ्यूचर्स, द ऑयल फ्यूचर्स. ठीक है, ओके. देखो, सिंस द एनर्जी कंपनी बिलीव्स दैट प्राइसेस विल राइज, द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स इन्वेंट्री ऑफ नेचुरल गैस विल ऑल्सो राइज. एट फर्स्ट ग्लांस इट माइट सीम अप्रोप्रिएट for the firm to not hedge the commodity price risk. In reality, however, even economists know their prediction is not always accurate. So economists भगवान नहीं है. In case it would be appropriate to hedge a small proportion of the exposed position. The hedge position might be between 10 and 25%, जैसे मैं आपको बोल रहा था. Okay, just in case the economists are wrong. This percentage is not likely to be determined by a precise formula. Rather, it will be chosen by the energy company as a way to manage the commodity price risk. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया. ओके, नाउ एग्जाम्पल 2.2 में चलते हैं. देखो, यहाँ पे बोला है, अ हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर ओन सेवरल फ्लोरिडा सिट्रस ग्रूव्स. तो फ्लोरिडा में जो सिट्रस ग्रूव्स है उसको वो ओन करता है, फार्म. ठीक है, एंड टिपिकली hedges about 50% of his spot position in orange juice futures contract. तो ऑरेंज जूस का मतलब क्या है, कमोडिटी का यूजर, ऑरेंज का यूजर ही तो ऑरेंज को यूज करके ऑरेंज जूस बनाएगा. ठीक है, दिस इन्वेस्टर ग्रू अप ऑन हिज फैमिली फार्म एंड प्लांटेड, मेंटेन्ड एंड हार्वेस्टेड ऑरेंजेस मोस्ट ऑफ हिज लाइफ. तो सारी जिंदगी वो ऑरेंजेस में ही काम किया है. ठीक है, ही रिमेन्स एन एक्सपर्ट इन ऑरेंज जूस प्रोडक्शन इवन दो ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिवली मैनेजिंग एनी ऑफ द फार्म्स. ही पोजेसेस कंपेलिंग एविडेंस. तो देखो, ये वर्ड कंपेलिंग एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बेसिकली कंपेलिंग एविडेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर. बेसिकली दिस इन्वेस्टर वो तो सारी ज़िंदगी अपने ऑरेंज में ही खेला है. ठीक है, ऑरेंज में ही सारी ज़िंदगी वो खेल रहा है, तो उसको तो ऑरेंज के बारे में जितना पता होगा उतना तो दुनिया में किसी को पता नहीं होगा. ठीक है, सो ही इज़ लाइक एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर. वो एकदम एक्यूरेटली 99% एक्यूरेटली वो बोल सकता है कि भाई ऑरेंज का प्राइस ऊपर बढ़ने वाला है कि नीचे जाने वाला है. ठीक है, तो ही इज़ लाइक एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर. ठीक है, एंड दैट द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस विल राइज इन द नेक्स्ट 6 months. तो उसको लगता है कि ऑरेंजेस का प्राइस जो है वो राइज करेगा अगले 6 महीने में. ठीक है, डिस्क्राइब द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन फॉर दिस इन्वेस्टर. तो ये इन्वेस्टर तो फार्म्स को ओन करता है ना, तो बेसिकली उसके पास तो ऑरेंजेस है. ठीक है, तो अगर उसके ऑरेंजेस का प्राइस 6 months में बढ़ने वाला है तो एक तो तरीका हो सकता है कि वो कोई भी फ्यूचर्स पोजीशन नहीं लेगा. ठीक है, ही वोंट टेक एनी फ्यूचर्स पोजीशन. व्हाट विल ही डू, उसके पास ऑरेंजेस रखा हुआ है, जब प्राइस बढ़ जाएगा तो वो ऑरेंजेस को सेल करेगा, वो प्रॉफिट कमाएगा. एक तो ये हो गया. ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि वो डबल प्रॉफिट कमा सकता है. कैसे, ही विल गो लॉन्ग ऑन द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ऑरेंज का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उस पर वो लॉन्ग चले जाएगा. ठीक है, तो अगर वो लॉन्ग गया तो इसका मतलब अगर प्राइस ऑफ ऑरेंजेस राइज देन ही विल गेट द डिफरेंस. ठीक है, ही विल गेट द डिफरेंस ऑफ द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस राइज. तो क्या कर सकता है, उसके पास तो ऑरेंजेस है पहले से, तो जब प्राइस बढ़ेगा तब उसने ऑरेंज को बेच दिया. ठीक है, ऑरेंज को उसने मार्केट में बेच दिया और उसके वहाँ से प्रॉफिट आया, प्लस जो फ्यूचर्स का लॉन्ग पोजीशन है उस पर भी तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि उसको तो डिफरेंस मिलेगा, राइट. ठीक है, तो वो डबल प्रॉफिट कमा सकता है. तो उसके लिए 2 चारा है. देखिए सोल्यूशन क्या है. एज अ सिट्रस ग्रूव ओनर, this investor is naturally long in the spot market because he benefits when the price of oranges increases. ठीक है, क्योंकि उसके पास तो फार्म है ना भाई, उसके पास तो ऑरेंजेस भर भर के पड़ा हुआ है. He typically takes a 50% short position in the futures contract to hedge against the falling prices. In this case, however, he believes that the price of oranges will rise. So he has 2 choices. He could avoid the futures market entirely and will benefit when he sells his oranges at the higher future price. ठीक है, तो वो ऑरेंजेस को बाद में हाई प्राइस पे सेल करेगा तो प्रॉफिट कमाएगा. ओके, ऑल्टरनेटिवली ही कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन इन द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, thus benefiting twice when the price of oranges increase. First when he sells the oranges at a higher price and second when he settles his long position in the futures contract. ठीक है, तो एक तो जब वो हायर प्राइस पे अपने ऑरेंजेस को बेचेगा तो वहाँ से प्रॉफिट आया, वो हो गया बिजनेस का प्रॉफिट.
ठीक है, और जो उसने लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स में लेके रखा था तो ऑरेंज का प्राइस बढ़ा तो उसको डिफरेंस मिलेगा, तो वहाँ से उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो दोनों जगह से उसका डबल वैल्यू हो गया, डबल प्रॉफिट्स आ गया, ठीक है ना। ओके, एंड सेकंड व्हेन ही सेटल्स दिस लॉन्ग पोजीशन इन द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, इन दिस केस द हेजर बिकम्स अ स्पेक्युलेटर, ठीक है, वो एक स्पेक्युलेटर बन गया, ठीक है। ओके ना, ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल्स देख लिए हमने, और हमने कमोडिटी प्रोड्यूसर और कमोडिटी यूजर के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, इफ द कमोडिटी प्रोड्यूसर्स डोमिनेट द फ्यूचर्स मार्केट इट इज इंश्योरेंस थियरी। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में 3 थियरी के बारे में बात किया था ना, ठीक है। मैंने बोला था कि फ्यूचर्स का 3 थियरी होता है कमोडिटी में, एक तो होता है इंश्योरेंस थियरी, एक होता है हेजिंग प्रेशर थियरी, और तीसरा होता है थियरी ऑफ स्टोरेज, ठीक है। हेजिंग प्रेशर थियरी, इंश्योरेंस थियरी, थियरी ऑफ स्टोरेज। तो देखिए इंश्योरेंस थियरी के बारे में मैं कुछ आपको बोल देता हूँ यहाँ पर। तो इंश्योरेंस थियरी बेसिकली ये बिलीव करता है कि कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में कमोडिटी प्रोड्यूसर्स डोमिनेट, ठीक है, कमोडिटी प्रोड्यूसर्स भर्ती पड़े हैं जबकि कमोडिटी के यूजर्स बहुत ही छोटे हैं, ठीक है। तो इट्स समथिंग लाइक दिस डायग्राम, इफ दिस इज द कमोडिटी प्रोड्यूसर, दिस इज द कमोडिटी यूजर। तो बेसिकली कमोडिटी प्रोड्यूसर क्या करेगा, कमोडिटी प्रोड्यूसर जो है वो फ्यूचर्स में शॉर्ट जाएगा, ठीक है, ही विल डू एफ माइनस, और ये वाला जो कमोडिटी यूजर है वो एफ प्लस करेगा। तो कमोडिटी प्रोड्यूसर जितना था और कमोडिटी यूजर जितना था, तो दोनों को तो आपस में आना पड़ेगा ना ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए। तो हो सकता है कि इनमें से सपोज आधा ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो आधे लोग तो बच गए, आधे लोग तो बच गए, उन लोग के पास तो उन लोग को तो फ्यूचर्स सेल करना है, लेकिन फ्यूचर्स बाई करने वाला तो कोई नहीं है, क्योंकि कमोडिटी यूजर्स ने तो ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। तो अब ये किसके पास जाएंगे, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो अब यहाँ पर आता है स्पेक्यूलेटर, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेक्यूलेटर मार्केट में एंटर करेगा। तो स्पेक्यूलेटर क्या करेगा, अगर इन लोग को शॉर्ट जाना है फ्यूचर्स में, तो ये स्पेक्यूलेटर फ्यूचर्स में लॉन्ग जाएगा, ठीक है। ये स्पेक्यूलेटर्स जो है वो फ्यूचर्स में लॉन्ग जाएंगे, तो दे विल टेक अ फॉरवर्ड पोजीशन, दे विल टेक अ लॉन्ग पोजीशन इन द फ्यूचर्स मार्केट, ठीक है। सो व्हाई विल दे डू सो, आप पूछेंगे कि भाई शॉर्ट तो इन लोग को करना था ना, हेज तो इन लोग को करना था, तो ये स्पेक्यूलेटर बीच में क्यों आया। उसका 2 रीज़न होता है, ठीक है। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि स्पेक्यूलेटर ये बिलीव करता है कि जो कमोडिटी है उसका जो एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस है, ठीक है, उसका जो स्पॉट प्राइस है फ्यूचर में, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो इफ ही इज टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन टुडे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ द स्पॉट प्राइस इंक्रीजेस इन द फ्यूचर ही विल गेट द डिफरेंस, उसको डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब हुआ कि स्पेक्यूलेटर ये बिलीव करता है, स्पेक्यूलेटर ये बिलीव करता है कि द स्पॉट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द फ्यूचर इज गोइंग टू राइज, तभी वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। और दूसरा, ही इज गेटिंग एन एडिक्वेट रिस्क प्रीमियम, उसको एक बढ़िया सा रिस्क प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है ना, जिसके वजह से वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जा रहे हैं, ठीक है। तो ही बेसिकली दोज हु वांट टू गो शॉर्ट, ही इज गोइंग लॉन्ग फॉर देम, ठीक है। 2 रीजन, एक तो ही एक्सपेक्ट्स दैट द फ्यूचर में कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, और दूसरा ही इज गेटिंग अ रिस्क प्रीमियम टू डू दैट, ठीक है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द इंश्योरेंस थियरी। तो अब यहाँ पर 2 वर्ड आता है, बैकवर्डेशन और कंटैंगो। तो बैकवर्डेशन और कंटैंगो के बारे में हमने लेवल 1 में भी पढ़ा है और अदर टॉपिक एरियाज में भी पढ़ा है। तो बैकवर्डेशन का मतलब क्या होता है, बैकवर्डेशन का मतलब होता है इफ एफ लेस देन एस, उसको बोलते हैं बैकवर्डेशन, और वो कैसे होता है, ड्यू टू कन्वीनियंस यील्ड, ठीक है। और कंटैंगो का मतलब क्या होता है, एफ ग्रेटर देन एस, और उस वो भी किससे होता है, कन्वीनियंस यील्ड से होता है, ठीक है। तो बैकवर्डेशन का मतलब एफ लेस देन एस, कंटैंगो का मतलब एफ ग्रेटर देन एस, ठीक है। ओके, तो बैकवर्डेशन, तो यहाँ पर एक और टर्म यूज किया गया है, नॉर्मल बैकवर्डेशन, ठीक है, नॉर्मल बैकवर्डेशन। तो बेसिकली नॉर्मल बैकवर्डेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल बैकवर्डेशन का मतलब होता है इफ एफ लेस देन ई एस, एफ लेस देन एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस, नॉट द करंट स्पॉट प्राइस, if f less than expected spot price, then it is called normal backwardation, and if f greater than expected spot price, it is called normal contango, ठीक है। f less than s backwardation, f less than es normal backwardation, ठीक है। f greater than s contango, f greater than es normal contango, ठीक है। तो ये आपका बैकवर्डेशन और कंटैंगो हो गया। नाउ इंश्योरेंस थियरी सिर्फ नॉर्मल बैकवर्डेशन में बिलीव करता है। इंश्योरेंस थियरी बोलता है कि एक कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में सिर्फ कमोडिटी प्रोड्यूसर जो है वो डोमिनेट करते हैं, ठीक है। कमोडिटी प्रोड्यूसर्स बड़े होते हैं, कमोडिटी यूजर्स छोटे होते हैं। तो अगर कमोडिटी प्रोड्यूसर्स को शॉर्ट जाना है फ्यूचर्स में, तो उनको कोई चाहिए सहारा जो कि लॉन्ग जाए और उन लोग को हेज करने में मदद करे। तो यहाँ पर स्पेक्यूलेटर आता है, और स्पेक्यूलेटर मार्केट में क्यों आएगा, अगर वो ये बिलीव करता है कि द एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस इन द फ्यूचर इज गोइंग टू राइज, ठीक है। सो ई एस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एफ,
ई एस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एफ, तभी वो मार्केट में एंटर करेगा, ठीक है। और दूसरा, उसको एक एडिक्वेट रिस्क प्रीमियम मिल रहा है एंटर करने का, ठीक है। समझ में आया ये बात? तो ये बोलता है इंश्योरेंस थियरी। तो इंश्योरेंस थियरी सिर्फ नॉर्मल बैकवर्डेशन में ही बिलीव करता है, वो कंटांगो में बिलीव नहीं करता है, ठीक है। इट ओनली बिलीव्स दैट द कमोडिटी प्रोड्यूसर्स डोमिनेट एंड कमोडिटी यूजर्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है। ये होता है अपना इंश्योरेंस थियरी। फिर आते हैं अपने हेजिंग प्रेशर थियरी में। तो हेजिंग प्रेशर थियरी क्या है? वो एक ओपन माइंडेड थियरी है, ठीक है। हेजिंग प्रेशर थियरी जो है वो ओपन माइंडेड है। वो क्या बिलीव करता है? वो दोनों सिचुएशंस में बिलीव करता है। वो बिलीव करता है कि ऐसा भी एक सिचुएशन हो सकता है जिसमें कमोडिटी प्रोड्यूसर्स आर मोर, कमोडिटी यूजर्स आर लेस, ठीक है। तो इस केस में नॉर्मल बैकवर्डेशन। और वो ये भी बिलीव करता है कि कमोडिटी प्रोड्यूसर्स आर लेस एंड कमोडिटी यूजर्स आर मोर, तो उस केस में नॉर्मल कंटांगो। क्योंकि अगर कमोडिटी यूजर्स ये है, ये जो गोला है वो कमोडिटी यूजर्स है, और ये जो गोला है वो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स है, तो उस केस में इन लोग को लॉन्ग जाना है। तो स्पेक्यूलेटर क्या करेगा? शॉर्ट जाएगा फ्यूचर्स में। तो स्पेक्यूलेटर फ्यूचर्स पे शॉर्ट क्यों जाएगा? अगर वो ये बिलीव करता है कि जो कमोडिटी का एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस है फ्यूचर में वो कमती होने वाला है, कमती, ठीक है, तो इसीलिए वो शॉर्ट जाएगा। एंड सेकंड रीजन, उसको अगर कोई रिस्क प्रीमियम मिल रहा है उसके लिए, ठीक है। तो एफ ग्रेटर देन ई एस, मतलब ई एस कमती होने वाला है फ्यूचर में, इसीलिए वो शॉर्ट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना नॉर्मल कंटांगो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हेजिंग प्रेशर थियरी। तो हेजिंग प्रेशर थियरी और इंश्योरेंस थियरी दोनों सेम है, दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बस इंश्योरेंस थियरी सिर्फ बैकवर्डेशन में बिलीव करता है, हेजिंग प्रेशर थियरी नॉर्मल बैकवर्डेशन और नॉर्मल कंटांगो दोनों में बिलीव करता है, ठीक है। वो ओपन माइंडेड है, ओके। तो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया दोनों थियरीज के बारे में, ओके। नाउ देखो, हेजिंग प्रेशर हाइपोथेसिस अलाउज फॉर बोथ वर्जन्स स्टेटेड अबव, बट इंश्योरेंस थियरी पर्टिकुलरली अज्यूम्स दैट प्रोड्यूसर्स ऑफ अ कमोडिटी डोमिनेट द मार्केट, ठीक है, ओके। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को आपको बोलना है, एक इंपॉर्टेंट चीज़, एकदम ध्यान से सुनना। ऑथर ने एफ वर्सेस एस और एफ वर्सेस ई एस दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ किया है, ठीक है। तो ऑथर ने बेसिकली क्या किया है, क्या बोलते हैं, बैकवर्डेशन एंड नॉर्मल बैकवर्डेशन, कंटांगो एंड नॉर्मल कंटांगो दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ किया है, ठीक है। तो एफ वर्सेस एस और एफ वर्सेस ई एस दोनों लूज मैनर में यूज़ किए गए हैं। तो एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको नॉर्मल कंटांगो बोल के वर्ड नहीं देगा, आपको नॉर्मल बैकवर्डेशन बोल के वर्ड नहीं देगा, आपको सिर्फ कंटांगो और बैकवर्डेशन देगा, सिर्फ कंटांगो और बैकवर्डेशन। तब आप क्या करेंगे? तब आपको सही ऑप्शन जो है उसी को चुनना है, आपको नॉर्मल वर्ड पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है कि कभी नॉर्मल बैकवर्डेशन दे दे, नॉर्मल कंटांगो दे दे, कभी हो सकता है कि सिर्फ बैकवर्डेशन और कंटांगो ही दे दे, ठीक है। तो दोनों को लूज मैनर में यूज़ किया गया है, तो आप कभी भी किसी वर्ड पर श्योरिटी मत रखना, ठीक है, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट था जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो यूज ऑफ द एडजेक्टिव नॉर्मल इज नॉट नेसेसरी, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्टी, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो अभी तक अपने हेजेस के बारे में बात की है, हेजेस के ऊपर एग्जाम्पल देख लिए, अब आते हैं ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स में। तो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स में दो पार्ट है, एक है स्पेकुलेटर और एक है आर्बिट्राजर, ठीक है। एक स्पेकुलेटर हो गया, एक आर्बिट्राजर हो गया। तो बेसिकली स्पेकुलेटर कौन होता है? स्पेकुलेटर वो आदमी होता है जो एक, सबसे पहली बात तो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर का मतलब क्या हुआ? ही हैज़ कंपेलिंग एविडेंस, जो अभी अपने एक एग्जांपल में देखे थे, ठीक है। उसको कमोडिटी के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया है, वो फोरकास्ट कर सकता है कि भाई उसका फोरकास्ट जो है, उसका जो क्या बोलते हैं फोरकास्ट का वाइबिलिटी जो होता है ना, उसका फोरकास्ट 90% करेक्ट होता है, 99% करेक्ट होता है कि भाई उसको पता है कि फ्यूचर बेस्ड कमोडिटी का प्राइस ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो ही इज़ लाइक एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। दूसरा, ही इज़ ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर। कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, कैसे? जिसको फ्यूचर्स में शॉर्ट जाना है उसके लिए वो लॉन्ग पार्टी बन जाता है, जिसको फ्यूचर्स में लॉन्ग जाना है उसके लिए वो शॉर्ट बन जाता है, ठीक है। तो वो जो शॉर्ट और लॉन्ग का खेल खेल रहा है, उससे तो वो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है ना, और वो दूसरे लोगों को हेज भी करने दे रहा है, अपने रिस्क को, अपने कमोडिटी के प्राइस रिस्क को हेज करने भी दे रहा है वो, ठीक है। तो वो एनेबल कर रहा है कि प्रोड्यूसर्स अपना रिस्क को हेज कर सके, यूजर्स अपना रिस्क को हेज कर सके, ठीक है। तो ही इज लाइक ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर ऑल्सो, ही इज लाइक एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऑल्सो, ओके। तो ये हो गया स्पेक्यूलेटर। अब स्पेक्यूलेटर पे देखिए एक राइटअप दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक राइटअप दिया हुआ है, देखो। ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, commodity traders and investors are typically grouped as informed investors, liquidity providers or arbitrageurs. Informed investors are hedgers or speculators who believe they possess superior knowledge about the commodity prices. Speculators tend to believe in the superiority over hedgers because they have the flexibility to take either long, तो जिसको शॉर्ट जाना है उसके लिए लॉन्ग, और शॉर्ट जिसको लॉन्ग जाना है उसके लिए शॉर्ट, ठीक है।
positions in the futures market. Also included in this group are institutional investors and index managers. ठीक है, तो स्पेकुलेटर्स के बारे में समझ गए आप. ठीक है, फिर आता है आर्बिट्राजेस. आर्बिट्राजेस कौन होते हैं? आर्बिट्राजेस वो होते हैं जो बिना रिस्क लिए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए पॉजिटिव रिटर्न कमाना चाहते हैं. ठीक है, बिना रिस्क के, बिना इन्वेस्टमेंट के पॉजिटिव रिटर्न जो कमाना चाहते हैं वो होते हैं अपने आर्बिट्राजर. ठीक है, तो बेसिकली आर्बिट्राजर क्या करता है, वो कमोडिटी मार्केट में ना छोटे छोटे मिस प्राइसिंग्स को ढूंढता है. ठीक है, कि कहाँ पर एक छोटा सा मिस प्राइसिंग है, और वो क्या करता है ना, वो अपनी गोडाउन में कमोडिटी को मेंटेन करके रखता है. कमोडिटी का जो फिजिकल फॉर्म है, ठीक है, जैसे चना हो गया, वीट हो गया, तो ये सब का जो फॉर्म है ना, फिजिकल फॉर्म, उनको मेंटेन करके रखता है अपने गोडाउन में. सो ही हैज क्वांटिटीज फुल ऑफ देम. ठीक है, तो वो जैसे ही होगा वो फिजिकल सेटलमेंट में ज़्यादा ध्यान देता है. ठीक है, तो वो कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज पे ज़्यादा ध्यान देता है कि छोटा सा भी अगर मिस प्राइसिंग आ गया तो वो उस पर ट्रेड कर लेता है. तो वो होता है आर्बिट्राजर. तो बेसिकली आर्बिट्राजर क्या करता है, दे होल्ड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एंड टेक एन अपॉर्चुनिटी ऑन द मिस प्राइसिंग. ठीक है, और आप डेरिवेटिव्स के नॉलेज से कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज जानते ही है कि अगर एफ ओवर प्राइस्ड है, अगर फ्यूचर्स ओवर प्राइस्ड है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, फ्यूचर्स को सेल करना चाहिए. तो फ्यूचर्स को सेल करने का मतलब क्या हुआ, आई शुड गो लॉन्ग ऑन द स्पॉट. तो आई एम कैरिंग द स्पॉट, सो दैट इज कॉल्ड कैश एंड कैरी आर्बिट्राज. अगर फ्यूचर्स अंडर प्राइस्ड है, ठीक है, तो अंडर प्राइस को अपने को बाई करना चाहिए, तो वी शुड बाई फ्यूचर्स, दैट मीन्स वी शुड शॉर्ट सेल द स्पॉट. ठीक है, सो दैट इज रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज. तो ये कॉन्सेप्ट तो अपने को डेरिवेटिव से भी पूरी अच्छी तरीके से मालूम है. ठीक है, तो ये हो गया अपना आर्बिट्राजेस. तो आर्बिट्राजेस के ऊपर क्या राइटअप दिया एक बार देख ले. देखो, liquidity providers know that producers and consumers cannot possibly exercise perfect market timing and are able to offer liquidity when it's most needed. तो ये speculators का बात कर रहा है. Of course, liquidity providers charge a premium. तो देखो मैंने risk premium का बात किया था ना, for providing capital to the futures market and do so whenever producers or consumer experience a rush to buy or sell. ठीक है, फिर arbitrages generally have access to physical storage or transportation systems. तो वो physically store करके रखते हैं commodity को. ठीक है, and are able to manage inventory to generate an arbitrage profit. The scenario might occur when the cost of storage might be less than the futures price, so an arbitrager can lock in the risk-free profit. तो वो ये बेसिकली कैश एंड कैरी आर्बिट्राज ही हो गया. ठीक है, तो हम लोग ने ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स भी पूरा अच्छी से तरीके से देख लिया. अब चलते हैं तीसरा कैटेगरी में. तीसरा कैटेगरी क्या है, तीसरा कैटेगरी है कमोडिटी एक्सचेंजेस, एनालिस्ट एंड रेगुलेटर्स. ठीक है, तो कमोडिटी का जो एक्सचेंजेस है, एनालिस्ट है और रेगुलेटर्स है, वो भी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होता है कमोडिटी मार्केट के अंदर. ठीक है, तो इस पर भी मैंने एक राइटअप बनाया है, वो राइटअप को एक बार पढ़ लेते हैं. देखो, कमोडिटी एक्सचेंजेस, फ्यूचर्स एक्सचेंजेस प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंटरनेशनल बिजनेसेस एंड ऑफर द सपोर्ट सिस्टम टू एनेबल फ्यूचर्स ट्रेडिंग टू ऑपरेट एफिशिएंटली. ठीक है, दे प्रोवाइड क्लियरिंग हाउसेज टू इंप्रूव द इंटीग्रिटी ऑफ द मार्केट. तो बेसिकली क्लियरिंग हाउस होता है. ठीक है, मार्जिन कॉल्स ये सब हो गया. आउटलेट फॉर कमोडिटी प्राइस डिस्कवरी, उसका कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है. ठीक है, ये एग्जांपल्स वैसे तो कुछ काम का नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, फिर आता है कमोडिटी मार्केट एनालिस्ट. रिसर्चर्स प्रोवाइड अ वैल्यूएबल सर्विस टू ऑल इन्वेस्टर्स बाय यूजिंग फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस. तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आया था ना, जिसमें ये बोला था कि टेक्निकल एनालिसिस भी यूज़ किया जा सकता है कमोडिटी का वैल्यूएशन करने के लिए. ठीक है, volatility, supply and demand conditions in the futures market. So basically they study all of them. Okay, the studies are financed by academic institutions, governments और industry leaders. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं. और फिर आता है रेगुलेटर्स. रेगुलेटर्स क्या है, गवर्नमेंट बॉडीज अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द मार्केट्स थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, तो उसके बारे में कुछ एजेंसीज के बारे में बोला है, जैसे फ्यूचर्स मार्केट में जो स्टैंडर्डाइजेशन रेगुलेशंस होता है उसके बारे में बात की है. ठीक है, तो ये एलओएस हम लोग का कंप्लीट हो गया. तो बेसिकली ये एलओएस क्या था कि कौन कौन से कमोडिटी मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं. ठीक है, उसके बारे में हम लोग को बताओ. ठीक है, ओके, अब एक काम करते हैं, एक एग्जांपल है यहाँ पर मेरे पास, उस एग्जांपल में चलते हैं. एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेट करके रखा था, फर्स्ट पेज में ही वो एग्जांपल होगा. देखो एग्जांपल 8, कमोडिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स. देखो, कमोडिटी ट्रेडर्स दैट ऑफन प्रोवाइड इंश्योरेंस टू हेजर्स, हु प्रोवाइड इंश्योरेंस टू हेजर्स. ठीक है, तो बेसिकली इंश्योरेंस टू हेजर्स का मतलब क्या हो गया, बेसिकली जो हेजर्स है जो कि अपने कमोडिटी प्राइस के रिस्क को हेज करना चाहते हैं, उनके लिए वो एक इंश्योरर बनता है. ठीक है, उनके लिए वो एक इंश्योरेंस कंपनी का काम करता है. कौन करता है, स्पेकुलेटर. ठीक है, आर डिस्क्राइब्ड एज आर्बिट्राजर्स, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स. आर्बिट्राजर्स तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हो सकता है, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी का काम करके लिक्विडिटी ही तो प्रोवाइड कर रहा है ना मार्केट में. लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि मार्केट में और पैसा आ सके. ठीक है, मार्केट में ट्रांजैक्शंस हो सके, मार्केट सूखा ना रह जाए,
जिसको शॉर्ट जाना है उसके लिए वो लॉन्ग पार्टी बनता है, जिसको लॉन्ग जाना है उसके लिए वो शॉर्ट पार्टी बनता है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? तो आंसर शुड बी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, नॉट इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हो सकता है कि वो स्पेकुलेटर ना हो, ठीक है, ओके। तो देखो, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स ऑफन प्ले अ रोल ऑफ प्रोवाइडिंग एन इंश्योरेंस सर्विस टू हेजर्स हु नीड टू अनलोड एंड ट्रांसफर प्राइस रिस्क बाय एंटरिंग इनटू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और फिर ये आंसर आप पढ़ सकते हैं, ए इज इनकरेक्ट बिकॉज आर्बिट्राजर्स टिपिकली सीक टू कैपिटलाइज एंड प्रॉफिट ऑन मिस प्राइसिंग ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट प्लेस। सी इज इनकरेक्ट बिकॉज इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स प्रीडोमिनेटली कीप कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट्स एफिशिएंट by capitalizing on mispricing attributable to a lack of information in the marketplace. So informed investors may not be typically speculators, but liquidity providers are definitely speculators, ठीक है, क्योंकि वो लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं मार्केट में बाय टेकिंग ऑफसेटिंग पोजीशंस, ठीक है। तो ये एलओएस हम लोग का कंप्लीट हो गया, यहाँ पर ये एलओएस कंप्लीट हो गया, पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया, एग्जांपल्स के साथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अपने चलते हैं एलओएस ई पे। तो बेसिकली एलओएस ई क्या बोल रहे हैं? एलओएस ई बोलते हैं कि मेरे को रिलेशनशिप समझाइए, मेरे को रिलेशनशिप समझाइए, ठीक है, स्पॉट में और फ्यूचर्स में, स्पॉट और फ्यूचर्स में रिलेशनशिप समझाइए जब मार्केट्स कंटांगो और बैकवर्डेशन में होता है। तो कंटांगो का मतलब क्या हुआ? कंटांगो का मतलब हुआ एफ ग्रेटर देन एस, बैकवर्डेशन का मतलब क्या हुआ? एफ लेस देन एस, ठीक है, ओके। नाउ देखो, अब पहले बैकवर्डेशन का बात करते हैं, बैकवर्डेशन के बारे में आते हैं। तो आपने जब डेरिवेटिव्स पढ़ा होगा लेवल 1 में, तो आपने एक इक्वेशन देखा होगा, वो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है एफ फ्यूचर्स प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, स्पॉट प्राइस प्लस स्टोरेज कॉस्ट माइनस कन्वीनियंस यील्ड, ठीक है। तो बेसिकली स्टोरेज कॉस्ट प्लस क्यों होता है? स्टोरेज कॉस्ट जो होता है वो प्लस क्यों होता है? वो प्लस इसीलिए होता है ना क्योंकि वो फ्यूचर्स को फेवर करता है, स्पॉट को फेवर नहीं करता है। कन्वीनियंस यील्ड माइनस क्यों होता है? माइनस इसलिए होता है क्योंकि वो स्पॉट को फेवर करता है, फ्यूचर्स को फेवर नहीं करता है। तो बेसिकली कन्वीनियंस यील्ड का मतलब क्या होता है? कन्वीनियंस यील्ड का मतलब होता है कोई चिंता, सम कंसर्न रिगार्डिंग कि अगर आपको कमोडिटी का ज़रूरत पड़ गया फ्यूचर में, स्पॉट का ज़रूरत पड़ गया, तो क्या वो आपके पास रहेगा? जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी है, ठीक है, आप CESC है सपोज। नाउ आप क्या करते हैं? कॉपर आपका रॉ मटेरियल है, फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी कॉपर इज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो अगर कॉपर आपका रॉ मटेरियल है तो इज देयर एनी कंसर्न रिगार्डिंग कि अगर सपोज इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में जो डिमांड है वो बढ़ गया और आपको अपना प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ा, तो उस समय हो सकता है ना कि आपके गोडाउन में कॉपर नहीं होगा, हो सकता है ना, क्योंकि आपने तो सारा फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड किया, ठीक है, और आपके पास गोडाउन में कॉपर नहीं है। तो इफ योर इन्वेंट्री लेवल इज लो देन योर कंसर्न रिगार्डिंग द फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज वेरी हाई, तो उसको बोलते हैं कन्वीनियंस यील्ड, ठीक है। तो बेसिकली कन्वीनियंस यील्ड का मतलब क्या होता है कि भाई वी आर फेवरिंग स्पॉट, वी आर फेवरिंग दैट वी शुड हैव द कमोडिटी फिजिकली rather than the futures position in the commodity, क्योंकि फिजिकली अगर रहेगा तो कभी भी अगर डिमांड बढ़ जाता है तो मैं अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकता हूँ, राइट। तो वो होता है कन्वीनियंस यील्ड। तो कन्वीनियंस यील्ड का मतलब होता है चिंता। तो अगर वो चिंता ज़्यादा हुआ कि भाई हो सकता है कि मेरा अभी इन्वेंट्री बहुत कम है, मेरा कॉपर का जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, वो बहुत कम है, तो उसके वजह से मेरे को चिंता है कि फ्यूचर में मेरे पास कमोडिटी रहेगा कि नहीं, अगर डिमांड बढ़ गया और मेरे को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा तो, ठीक है। तो अगर वो चिंता ज़्यादा है, जिसका मतलब मेरा जो कन्वीनियंस यील्ड है दैट इज़ वेरी हाई। तो अगर कन्वीनियंस यील्ड इज हाई दैट मीन्स फ्यूचर्स प्राइस गोज डाउन, ठीक है, बिकॉज कन्वीनियंस यील्ड हाई मीन्स फेवरिंग स्पॉट, तो एफ लेस देन एस दैट मीन्स बैकवर्डेशन, ठीक है। और कन्वर्सली अगर मेरा इन्वेंट्री लेवल्स हाई है तो मेरा जो फ्यूचर में कमोडिटी का जो फ्यूचर अवेलेबिलिटी है उसका जो चिंता है वो बहुत कम है। तो अगर वो चिंता कमती है, अगर वो चिंता कमती है, ठीक है ना, तो उसके वजह से मेरा कन्वीनियंस यील्ड जो होगा वो लो होगा, और अगर कन्वीनियंस यील्ड लो होगा दैट मीन्स एफ ग्रेटर देन एस, और अगर एफ ग्रेटर देन एस इसका मतलब क्या हुआ? कंटांगो, ठीक है। तो वो इक्वेशन के मदद से आप समझ सकते हैं, ओके। नाउ एज पर इंश्योरेंस थियोरी एफ लेस देन एस दैट इज बैकवर्डेशन, it actually happens when the convenience yield is high. The term structure of forward price is downward sloping. तो बेसिकली फॉरवर्ड प्राइस का जो टर्म स्ट्रक्चर होता है, टर्म स्ट्रक्चर जो बैकवर्डेशन में फॉरवर्ड प्राइस का, फ्यूचर्स प्राइस का जो टर्म स्ट्रक्चर होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि फ्यूचर्स प्राइस क्या हो रहा है? फॉल 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 कर रहा है, ठीक है, फॉल 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 कर रहा है, ठीक है। तो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग टर्म स्ट्रक्चर हो गया। नाउ देखो, अब कुछ टर्म्स से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ठीक है, कुछ टर्म्स से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। देखो, एक तो होता है बेसिस। बेसिस का मतलब क्या होता है? स्पॉट माइनस फ्यूचर्स, ठीक है। अभी जो कमोडिटी का स्पॉट प्राइस है माइनस अभी जो कमोडिटी का फ्यूचर्स प्राइस है, सो द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर्स प्राइस इज कॉल्ड बेसिस, ठीक है। तो बेसिस बोलते हैं उसको। तो
अगर बैकवर्डेशन है, बैकवर्डेशन, तो बैकवर्डेशन में तो फ्यूचर्स प्राइस का जो टर्म स्ट्रक्चर है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब फ्यूचर्स प्राइस गिर रहा है, ठीक है। और अपने तो वैसे भी जानते हैं ना कि बैकवर्डेशन में क्या होता है, एफ लेस देन एस, तो अगर एफ कमती हुआ और एस ज़्यादा है तो फ्यूचर्स का प्राइस कमती का मतलब क्या हुआ, बेसिस इज मोर, बेसिस विल बी हाई, तो बेसिस विल बी पॉजिटिव इन केस ऑफ बैकवर्डेशन। तो पहला पॉइंट निकल के आया कि बेसिस जो है वो बैकवर्डेशन के केस में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एफ लेस देन एस होता है, ठीक है, एफ लेस देन एस है, तो अगर एफ लेस देन एस है तो ये नीचे, दैट मीन्स ये ऊपर, ठीक है, तो बेसिस इज पॉजिटिव इन केस ऑफ बैकवर्डेशन। नेक्स्ट अपने आते हैं कैलेंडर स्प्रेड में। कैलेंडर स्प्रेड का मतलब क्या होता है, कैलेंडर स्प्रेड का मतलब होता है नियर टर्म फ्यूचर्स माइनस फार टर्म फ्यूचर्स। क्या होता है, नियर टर्म फ्यूचर्स माइनस फार टर्म फ्यूचर्स, ठीक है। तो नियर टर्म फ्यूचर्स माइनस फार टर्म फ्यूचर्स, तो इसमें आप एक डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम है ये फ्यूचर्स का कर्व है, बैकवर्डेशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो सपोज ये नियर टर्म का फ्यूचर्स है, ये जनवरी का फ्यूचर्स है सपोज, और ये अप्रैल का फ्यूचर्स है फार टर्म का, तो आप देख रहे हैं नियर टर्म का तो प्राइस हायर है और फार टर्म का प्राइस और कमती है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, इसीलिए। तो देखो फार टर्म फ्यूचर्स का प्राइस और कमती हुआ, दैट मीन्स ये नीचे गया तो कैलेंडर स्प्रेड आपका ऊपर जाएगा, दैट मीन्स कैलेंडर स्प्रेड विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो बैकवर्डेशन के केस में बेसिस विल बी पॉजिटिव एंड कैलेंडर स्प्रेड विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। वो आपको एक थ्योरी क्वेश्चन उस पर पूछ सकता है, ठीक है। बैकवर्डेशन के केस में बेसिस विल बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड कैलेंडर स्प्रेड विल बी पॉजिटिव। ये दोनों का जो लॉजिक है मैंने आपको एकदम अच्छी से समझा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो नेक्स्ट अपने आते हैं रोल यील्ड पे, ठीक है। देखो ये जो रोल यील्ड है ना, ये हम लोग का पार्ट 3 का कॉन्सेप्ट है जो मैं अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि रोल का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली कमोडिटी का यूज़र जो होता है ना, कमोडिटी का यूज़र वो क्या करता है ना, वो कमोडिटी का यूज़र तो सबसे पहली बात फ्यूचर्स मार्केट में क्या करेगा, कमोडिटी पे फ्यूचर्स मार्केट पे लॉन्ग जाएगा, ही विल डू एफ प्लस। तो सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, सपोज जैन का जो फ्यूचर्स है, जनवरी मंथ का जो फ्यूचर्स है, जैन के बिगनिंग में उसका प्राइस है 80। तो मैंने क्या किया, एक एयरलाइन कंपनी हूँ, मैं एक एयरलाइन कंपनी हूँ, तो मैंने जनवरी का जो फ्यूचर्स है उसको बिगनिंग में बाई कर लिया 80 रुपीज़ पे, ठीक है। तो 80 रुपीज़ में मैंने उसको बाई किया ना, जैन एंड में उसका जो प्राइस हो गया वो 85 हो गया। तो अब मैं जैन एंड में स्क्वायर ऑफ करूंगा पोजीशन को, तो मैं लॉन्ग गया था तो अब मैं इसको सेल करके स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मेरा एक महीने का जो फ्यूचर्स का पीरियड है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो मेरा जो है यहाँ पर मैं तो पॉजिटिव रिटर्न कमा लिया, 85 माइनस 80, 5 रुपया मेरा पॉजिटिव रिटर्न हो गया ना। सो दिस रिटर्न इज कॉल्ड प्राइस रिटर्न, ठीक है। इस रिटर्न को प्राइस रिटर्न बोलते हैं। अब रोल यील्ड का मतलब क्या होता है, देखो रोल यील्ड का मतलब होता है कि मैं ये जो 85 पे जब जैन एंड हो गया तो एंडिंग में, देखो हम लोग तो सभी जानते हैं अपने डेरिवेटिव्स के नॉलेज से कि जब मैच्योरिटी आ जाता है, जब मैच्योरिटी आ जाता है देन फ्यूचर्स इज इक्वल टू स्पॉट, ठीक है। फ्यूचर्स इज इक्वल टू द स्पॉट, क्योंकि द टाइम रिमेनिंग इज व्हाट, 0, ठीक है। तो फ्यूचर स्पॉट दोनों बराबर है। अब सपोज मैं कमोडिटी का यूज़र हूँ, मैं एयरलाइन कंपनी हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने फेब का जो फ्यूचर्स है उसमें रोल ओवर कर लिया। रोल ओवर का मतलब क्या होता है, रोल ओवर का मतलब होता है सीधा उसमें रोल कर लेना, सीधा उसमें चले जाना, ठीक है। तो मैंने फेब का फ्यूचर्स में रोल ओवर कर लिया, सपोज एट अ प्राइस ऑफ 83, ठीक है। तो एट अ प्राइस ऑफ 83 मैंने रोल कर लिया। तो यहाँ मैंने जनवरी एंड का फ्यूचर्स को बेचा था 85 पे, यहाँ पर मेरा स्पॉट जो था वो फ्यूचर्स के बराबर हो गया। तो इस 85 को मान लो कि स्पॉट प्राइस है, नाउ ये 83 मेरा फ्यूचर्स प्राइस है, ठीक है। तो नाउ आपको दिख रहा है क्लियरली कि एफ लेस देन एस, तो अगर एफ लेस देन एस का मतलब क्या होता है, बैकवर्डेशन, ठीक है। और बैकवर्डेशन के केस में मेरा जो रोल यील्ड है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने 85 पे सेल किया। इट्स द सेम थिंग लाइक मैंने 85 पे सेल किया और मैंने 83 पे वापस से बाई कर लिया, तो मेरा यहाँ पर भी तो पॉजिटिव रिटर्न हो गया ना, ठीक है। तो 85 माइनस 83, 2 रुपीज़ का पॉजिटिव रिटर्न हो गया मेरा। सो दैट रिटर्न इज कॉल्ड रोल रिटर्न, ठीक है। इसको अपने बोलते हैं रोल रिटर्न, कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स में रोल ओवर करते हैं तब आपका जो रिटर्न होता है। तो बैकवर्डेशन के केस में रोल रिटर्न विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो तीनों चीज़ पॉजिटिव ना, बेसिस पॉजिटिव, कैलेंडर स्प्रेड पॉजिटिव, रोल रिटर्न पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो रोल रिटर्न का कॉन्सेप्ट है इस पर मैं पार्ट 3 में अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में अपने एकदम डिटेल में करेंगे, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो बैकवर्डेशन समझे, तो बैकवर्डेशन का फीचर्स को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। बैकवर्डेशन का मतलब क्या होता है, एफ लेस देन एस। दूसरा, बैकवर्डेशन के केस में बेसिस क्या होता है, पॉजिटिव। तीसरा, बैकवर्डेशन के केस में कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, पॉजिटिव। चौथा, बैकवर्डेशन के केस में फ्यूचर्स प्राइस का जो टर्म स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। पांचवा, बैकवर्डेशन के केस में कमोडिटी यूजर के लिए जो रोल यील्ड है वो क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आ गया, मैंने एकदम डिटेल में कवर करवा दिया। अब अपने चलते हैं कंटांगो में, ठीक है। तो कंटांगो का मतलब क्या होता है,
कंटांगो का मतलब क्या होता है? कंटांगो का मतलब होता है एफ ग्रेटर देन एस, ठीक है। तो जो बैकवर्डेशन में हो रहा था उसका उल्टा कंटांगो में हो जाएगा। तो एक बार बैकवर्डेशन पढ़ लिया तो कंटांगो को तो पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर चीज उल्टा होने वाला है कंटांगो में। कंटांगो में फ्यूचर्स का जो टर्म स्ट्रक्चर है फ्यूचर्स प्राइस का, दैट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद बेसिस क्या होगा? नेगेटिव। कैलेंडर स्प्रेड क्या होगा? नेगेटिव। रोल लीड क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा बात है, आपने बैकवर्डेशन पढ़ लिया और वो सेम लॉजिक ही तो आपका कंटांगो में लगेगा, ठीक है। सेम लॉजिक आपका कंटांगो में लगेगा। तो कंटांगो में सब चीज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बैकवर्डेशन में सब चीज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंटांगो और बैकवर्डेशन का डिस्कशन, जिसके साथ अपने LOSE को खत्म करते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपने एग्जांपल्स देखते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर भी लिख दिया एग्जांपल्स 9, 10 और 11 आपको करना है, ठीक है, हैंड आउट में से। नाउ देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी, देखिए एग्जाम्पल 9, स्पॉट एंड फ्यूचर्स प्राइसिंग। द करेंट स्पॉट प्राइस ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट नियरेस्ट टू एक्सपायरेशन फॉर वेस्ट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, क्रूड ऑयल। तो यही वाला तो नेगेटिव हो गया है, यही जो WTI है, WTI क्रूड है, वही तो नेगेटिव में चला गया है ना अभी का जो करंट न्यूज़ है उसके हिसाब से, ठीक है। क्रूड ऑयल इज $95.2 पर बैरल, तो स्पॉट प्राइस चल रहा है $95.2 पर बैरल, whereas the 6 month future contract for WTI is priced at $84.75 पर बैरल, ठीक है। तो 95.2 पे क्या है? स्पॉट है, और 84.75 पे क्या है? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साफ नजर में आ रहा है कि जो F है दैट इज लेस देन S, तो F लेस देन S का मतलब क्या हुआ? बैकवर्डेशन, ठीक है। तो ये जो मार्केट है, ठीक है, WTI क्रूड ऑयल का जो मार्केट है दैट इज इन बैकवर्डेशन, ठीक है, क्योंकि F दिस इज द फ्यूचर्स एंड दिस इज लेस देन द स्पॉट, ठीक है। सो दैट इज बैकवर्डेशन, ठीक है। सो देखिए, तो बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन, A द फ्यूचर्स मार्केट फॉर WTI क्रूड ऑयल इज करेंटली इन अ स्टेट ऑफ कंटांगो, गलत। B the futures market for WTI crude oil is currently in a state of backwardation, बिल्कुल सही, ठीक है। The shipping and delivery cost for WTI crude oil for a futures contract expiring in 6 months with physical delivery to Cushing, Texas is $10.45 per barrel। तो ये तो सिर्फ एक पार्ट है, दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ द कमोडिटी, ठीक है ना, ये तो सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा चीज बोला नहीं जा सकता, ओके। तो आंसर आपका B होगा, देख लो सोल्यूशन, देख लो आप। Commodity futures market are in a state of backwardation when the spot price is greater than the price of the near term देखो near term मतलब कि जैन के बाद फेब, तो near term, ठीक है, futures contract and correspondingly the price of near term future contract is greater than long term future contract, ठीक है। तो अभी जो भी डिस्कशन किए उसका ही थियोरी पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल 10 देखते हैं। एग्जाम्पल 10 क्या बोला है? Spot and futures pricing. An important distinction between spot and futures prices for the commodities is that spot prices are universal across regions but future prices vary by location। मतलब कि ये कैसा घटिया बात कर रहा है कि स्पॉट प्राइस आर यूनिवर्सल, मतलब कि क्या इंडिया में, US में, UK पे, टर्की पे हर जगह एक कमोडिटी का प्राइस क्या एक ही रहता है? ठीक है, आप अपने कॉमन सेंस से ही तो सोच सकते हैं कि ये आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है। दे वेरी, ऑब्वियसली दे वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, दे वेरी अकॉर्डिंग टू द लोकल डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस, ठीक है, ओके। फिर B, futures price do not reflect the differences in quality or composition for a commodity, they do reflect the differences in quality, ठीक है, they do। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट जो होता है वो तो स्टैंडर्डाइज्ड होता है। फ्यूचर्स मार्केट अगर स्टैंडर्डाइज्ड है तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं उसका तो स्पेसिफिकेशंस है वो तो मेंशन्ड रहता है ना बाय द एक्सचेंज। जैसे कि वीट का इस पर्टिकुलर क्वालिटी पे ये पर्टिकुलर क्वालिटी, इतना क्वांटिटी, इतना लॉट साइज, तो वो सब चीज़ आपका फिक्स्ड रहता है। तो वो तो क्वालिटी पे, कॉम्पोजिशन पे, क्वांटिटी पे, उन सब पे डिपेंड तो करता ही है, ठीक है, ओके। और स्पॉट प्राइसेस वेरी अक्रॉस रीजन्स बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड कॉम्पोजिशन एंड लोकल सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? C, ठीक है, ओके। देखिए, spot prices of commodities vary across regions reflecting logistical constraints and supply and demand imbalances that prevent the movement of materials. A is incorrect because spot prices tend to vary by region as noted earlier. B is incorrect because futures contracts are based on standardized specifications for composition and quality. Okay, तो अब आते हैं अपने एग्जाम्पल 11 में। देखो एग्जाम्पल 11 क्या बोल रहे हैं? An arbitrager has two active positions in commodity futures market, ठीक है, two active positions, one for lean hogs and the other for natural gas, ठीक है। तो दो टाइप का कमोडिटी पोजीशन लेकर रखा है वो फ्यूचर मार्केट में, एक तो लीन हॉक्स के ऊपर है, एक नेचुरल गैस के ऊपर है। द कैलेंडर स्प्रेड ऑन द लीन हॉक्स कॉन्ट्रैक्ट इज 0.452 पर पाउंड, -0.452 पर पाउंड। तो ये देखिए, ये माइनस देखते ही आपको समझ जाना है कि जो लीन हॉक्स का जो मार्केट है वो कंटांगो में है, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़े थे ना कि कंटांगो में सब चीज़ क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव।
बैकवर्डेशन में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर कैलेंडर स्प्रेड क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब मार्केट किस में है, कंटैंगो में, ठीक है। एंड द कैलेंडर स्प्रेड ऑन द नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट इज प्लस $1.1 मिलियन, $1.1 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। तो इसका मार्केट किस में है, बैकवर्डेशन में, क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन वी कैन से दैट लीन हॉक्स का जो मार्केट है दैट इज इन कंटैंगो, और जो नेचुरल गैस का मार्केट है दैट इज इन बैकवर्डेशन। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सी, ठीक है ना। तो सी आपका करेक्ट आंसर है, आंसर पढ़ने का जरूरत है, वो यही होने वाला है। ओके, तो ये अपना LOSE कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो LOSE आप सब समझ गए। ओके, नाउ अब अपने चलते हैं LOSF की तरफ, LOSF की तरफ चलते हैं नाउ। तो LOSF क्या बात करता है, LOSF बात करता है थियरीज क्या क्या है कमोडिटी फ्यूचर्स का। तो वो 3 थियरी के बारे में ही बात कर रहे हैं जिसको अपने कर चुके हैं, मोटा मोटी हम लोग का एक LOS सलट चुका है, बस एक बार इस पर फॉर्मल डिस्कशन कर लेना है, ठीक है, और इसका कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेना है। तो बेसिकली LOS F क्या बात करता है, बात करता है अबाउट थियरीज ऑफ कमोडिटी फ्यूचर्स रिटर्न्स, ठीक है। तो वो 3 थियरी, इंश्योरेंस थियरी, हेजिंग प्रेशर थियरी, थियरी ऑफ स्टोरेज, ठीक है। तो देखिए इंश्योरेंस थियरी पे मैंने डायग्राम बना दिया है। इंश्योरेंस थियरी क्या बोलता था, इंश्योरेंस थियरी बोलता था बैकवर्डेशन या फिर नॉर्मल बैकवर्डेशन, ठीक है, क्योंकि दोनों इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, आपको याद रखना होगा। वो बिलीव करता है कि F लेस देन S, ठीक है, नॉर्मल बैकवर्डेशन पे बिलीव करता है, ठीक है। और वो एक और चीज़ क्या बिलीव करता है, वो बिलीव करता है कि जो कमोडिटी प्रोड्यूसर है दैट आर डोमिनेटिंग द मार्केट। तो इफ कमोडिटी प्रोड्यूसर डोमिनेट द मार्केट, तब तो आपको उसी से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर बैकवर्डेशन का ही केस होने वाला है ना, क्योंकि अगर कमोडिटी प्रोड्यूसर इतने हैं, कमोडिटी यूजर इतने हैं, तो इन सब के लिए, तो सपोज ये आधा जो है वो तो इनके साथ ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब इनको जो शॉर्ट जाना है फ्यूचर्स में, तो इनके लिए लॉन्ग कौन जाएगा, स्पेकुलेटर। तो स्पेकुलेटर क्यों जाएगा, वो इसलिए जाएगा क्योंकि उसको ये लगता है कि जो एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस है फ्यूचर में वो क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, जिसपे वो अपने लॉन्ग पोजीशन पे प्रॉफिट कमा पाए, और दूसरा उसको एक एडिक्वेट रिस्क प्रीमियम मिल रहा है। तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि F लेस देन ES और F लेस देन S कुछ भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स बैकवर्डेशन और नॉर्मल बैकवर्डेशन, ठीक है। तो ये आपका इंश्योरेंस थियरी हो गया जो सिर्फ एक ही चीज़ पे बिलीव करता है, तो बेसिकली नैरो माइंडेड है। इंश्योरेंस थियरी जो है आपका नैरो माइंडेड है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, नोट्स को पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हेजिंग प्रेशर थ्योरी। तो हेजिंग प्रेशर थ्योरी दोनों सिचुएशंस पे बिलीव करता है, एक तो नॉर्मल बैकवर्डेशन पे भी बिलीव करता है, नॉर्मल कंटैंगो पे भी बिलीव करता है, ठीक है। बिलीव्स इन बोथ बैकवर्डेशन एंड कंटैंगो। तो सिचुएशन 1 कुछ ऐसा हो सकता है, ये कमोडिटी प्रोड्यूसर है, ये कमोडिटी यूजर है, तो यहाँ पर स्पेकुलेटर्स को क्या करना पड़ेगा, F+। वो लोग क्यों करेंगे, या तो वो लोग ये बिलीव करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस है फ्यूचर में वो बढ़ने वाला है, ठीक है, तो दे कैन प्रॉफिट ऑन द लॉन्ग पोजीशन, और दूसरा दे आर गेटिंग एन एडिक्वेट रिस्क प्रीमियम। और सिचुएशन 2 क्या होगा, सिचुएशन 2 होगा कि ये कमोडिटी यूजर है और ये कमोडिटी प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो उल्टा सिचुएशन। तो यहाँ पर कमोडिटी यूजर्स के लिए इन लोग को क्या करना पड़ेगा, F- करना होगा। तो वो लोग F- कब करेंगे, उन लोग को ये लग रहा होगा कि जो एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस है फ्यूचर में वो क्या होने वाला है, कमती होने वाला है, जिससे कि वो लोग अपने शॉर्ट पोजीशन पे कमा सके, और दूसरा उन लोग को एक एडिक्वेट रिस्क प्रीमियम मिल रहा है। तो हेजिंग प्रेशर और इंश्योरेंस थियरी कंप्लीट है, ठीक है, दे आर कंप्लीट। ओके, नाउ अब अपने आते हैं थियरी ऑफ स्टोरेज पे। तो थियरी ऑफ स्टोरेज पे बहुत इजी है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थियरी ऑफ स्टोरेज, ठीक है। तो देखिए ये बोलता है फ्यूचर्स प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस डायरेक्ट स्टोरेज कॉस्ट, जिसको U से रिप्रेजेंट किया है, माइनस कन्वीनियंस यील्ड, जिसको Y से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो S + U - Y, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वीनियंस यील्ड ही आपका मेन फैक्टर है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कन्वीनियंस यील्ड का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था क्या होता है, कन्वीनियंस यील्ड का मतलब होता है कि इट्स लाइक अ कंसर्न। कंसर्न का मतलब क्या होता है, कंसर्न, चिंता, कि आपके पास will you have the future availability of the commodity when suppose the demand fluctuates, when the demand goes up and you need to ramp up your production। क्या आपके पास कॉपर होगा, क्या आपके पास वो रॉ मटेरियल होगा, क्या आपके पास कमोडिटी होगा। अगर आपके पास उस चीज़ का बहुत ज़्यादा चिंता है कि आपके पास फ्यूचर में कमोडिटी नहीं होने वाला है, तो उस समय आपका कन्वीनियंस यील्ड जो है वो हाई है, क्योंकि आप स्पॉट को फेवर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोई चिंता नहीं है कि भाई मेरे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कमोडिटी रहने वाला है फ्यूचर में एज रॉ मटेरियल, तो आपका कन्वीनियंस यील्ड क्या होगा, कम होगा। तो जैसे ही आपका कन्वीनियंस यील्ड कम हुआ तो मार्केट कहाँ गया, कंटैंगो में। आपका कन्वीनियंस यील्ड हाई है तो आपका मार्केट कहाँ जाएगा, बैकवर्डेशन में, ठीक है। तो यहीं पर देखिए मैंने 2 केसेस मेंशन किए, तो लो इन्वेंट्री लेवल्स एंड कंसर्न्स रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी इन द फ्यूचर, लो स्टोरेज कॉस्ट एंड हाई कन्वीनियंस यील्ड, ठीक है। और केस 2 में हाई इन्वेंट्री लेवल्स एंड लेस कंसर्न रिगार्डिंग फ्यूचर अवेलेबिलिटी, हाई स्टोरेज कॉस्ट एंड लो कन्वीनियंस यील्ड, दैट इज कंटैंगो, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसका एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो एग्जांपल्स 14, 15 और 16 को सॉल्व कर लेते हैं। देखो
तो ये एक एग्जाम्पल था जो रह गया था। देखिए ये देखिए, द फ्यूचर्स प्राइस कर्व फॉर कमोडिटीज इन बैकवर्डेशन ऑलवेज रिमेन्स इन बैकवर्डेशन इन द लॉन्ग टर्म। नहीं, गलत है। वो तो बैकवर्डेशन कंटेंगो कैसे भी शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट जो होता है वो तो वॉलेटाइल होता है, ठीक है। फिर कैन फ्लक्चुएट बिटवीन कंटेंगो एंड बैकवर्डेशन इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। हाँ, ये सही हो सकता है कि कंटेंगो और बैकवर्डेशन में फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। और फिर रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री फैक्टर्स एज अपोज टू डायनामिक मार्केट एंड सप्लाई डिमांड प्रेशर्स, ठीक। तो आंसर एक्चुअली बी होगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री फैक्टर्स है ना, ठीक है, वो बेसिकली फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी बी, इट कैन फ्लक्चुएट बिटवीन कंटेंगो एंड बैकवर्डेशन। तो एक बार आंसर पढ़े, ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ मार्केट स्ट्रेस और फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंज सम कमोडिटी फ्यूचर्स प्राइस कर्व्स कैन रैपिडली शिफ्ट फ्रॉम कंटेंगो टू बैकवर्डेशन। तो जब मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जब मार्केट का जो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा खराब है, तो वो रैपिडली शिफ्ट हो सकता है बिटवीन बैकवर्डेशन कंटेंगो, ठीक है। A is incorrect because futures prices curves can vacillate between contango and backwardation. C is incorrect because the shape of the commodities futures curve reflects both long-term industry factors as well as market expectations of future supply and demand for the underlying commodities, ठीक है। तो long-term industry factors को भी रिफ्लेक्ट करता है और प्लस इस चीज़ को मार्केट सप्लाई एंड डिमांड को भी तो रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि कमोडिटी का जो प्राइसेस है वो तो सप्लाई एंड डिमांड से ही तय हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी रिफ्लेक्ट करता है और लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री फैक्टर्स को भी रिफ्लेक्ट करता है, दोनों को ही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल 13 देखते हैं। एग्जाम्पल 13 बोलता है थियरीज ऑफ कमोडिटी फ्यूचर्स रिटर्न्स। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंश्योरेंस थियरी ऑफ फ्यूचर्स रिटर्न्स। Speculators will not provide insurance unless the futures price exceeds the spot price. तो इंश्योरेंस थियरी है, इंश्योरेंस थियरी, ठीक है। तो इंश्योरेंस थियरी क्या बोलता था, बैकवर्डेशन। तो बैकवर्डेशन में क्या होता है, एफ लेस देन एस और एफ लेस देन ई एस, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है फ्यूचर्स प्राइस एक्सीड्स द स्पॉट प्राइस, ये तो हो ही नहीं सकता ना, तब तो कंटेंगो हो जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस थियरी तो सिर्फ बैकवर्डेशन में बिलीव करता है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स ऑफ अ कमोडिटी विल एक्सेप्ट अ लोअर फ्यूचर प्राइस वर्सेज द स्पॉट प्राइस इन एक्सचेंज ऑफ द सर्टेनिटी ऑफ लॉकिंग इन दैट प्राइस। ये तो सही है कि वो लोग एक रिस्क प्रीमियम देने को तैयार है ना, सो दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट अ लोअर फ्यूचर प्राइस, ठीक है। दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट अ लोअर फ्यूचर प्राइस, लोअर, तो एफ लेस देन एस, ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ सर्टेनिटी ऑफ लॉकिंग इन दैट प्राइस। तो मतलब उन लोग को सर्टेनिटी तो मिल ही रहा है कि भाई ये स्पेकुलेटर मेरे साथ ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लोअर फ्यूचर प्राइस देने को भी तैयार हूँ, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ उसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। ओके, कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट्स रिजल्ट इन स्टेट ऑफ कंटेंगो बिकॉज ऑफ स्पेकुलेटर्स इंसिस्टिंग ऑन रिस्क प्रीमियम इन एक्सचेंज ऑफ एक्सेप्टिंग प्राइस रिस्क। तो स्टेट ऑफ कंटेंगो से पहली बात तो ये गलत हो ही गया, क्योंकि इंश्योरेंस थियरी किस पे बिलीव करता है, बैकवर्डेशन पे, ठीक है। तो स्टेट ऑफ कंटेंगो बोलते ही ये तो गलत हो गया ना, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर शुड बी बी, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल 13। अब एग्जाम्पल 14 देखो। एग्जाम्पल 14 क्या है, थियरीज ऑफ कमोडिटी फ्यूचर्स रिटर्न्स अंडर द हेजिंग प्रेशर हाइपोथेसिस व्हेन हेजिंग एक्टिविटी ऑफ कमोडिटी फ्यूचर बायर्स। तो कमोडिटी फ्यूचर्स का बायर कौन होता है, कौन लॉन्ग जाता है कमोडिटी के ऊपर, कमोडिटी यूजर, एक्सीड्स दैट ऑफ द कमोडिटी फ्यूचर सेलर्स। तो सेलर कौन होता है, कमोडिटी प्रोड्यूसर। तो कमोडिटी यूजर ज्यादा है, कमोडिटी प्रोड्यूसर कमती है। तो इसका मतलब कौन सा थियरी हो गया, मतलब कि हेजिंग प्रेशर थियरी तो हो गया, तो इसका मतलब कौन सा स्टेट हुआ, बैकवर्डेशन की कंटेंगो, ठीक है। तो द फ्यूचर्स मार्केट इज मोस्ट लाइकली इन कंटेंगो, तो कंटेंगो शुड बी द आंसर, ठीक है। ओके, एग्जांपल 15 थियरीज ऑफ कमोडिटी फ्यूचर्स रिटर्न्स अंडर द थियरी ऑफ स्टोरेज द कन्वीनियंस यील्ड इज not affected by the supply of a commodity, it is obviously affected by the supply of the commodity. फिर typically low when the supply of the commodity is scarce, तो typically high ना, it will be high। अरे भाई अगर कॉपर scarce है तब तो मेरा चिंता ज़्यादा रहेगा ना, मेरा चिंता के ऊपर डिपेंड करता है कन्वीनियंस यील्ड। तो अगर कॉपर कमती है, सप्लाई में scarce है, तो मेरा चिंता इज मोर, तो मेरा चिंता जैसे ही बढ़ा मेरा कन्वीनियंस यील्ड बढ़ गया, तो आंसर शुड बी व्हाट, आंसर शुड बी सी, ठीक है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है Which of the following represents the formula for a futures price according to the theory of storage? तो कौन सा फॉर्मूला होगा, स्पॉट प्लस स्टोरेज कॉस्ट प्लस कन्वीनियंस यील्ड, नहीं, स्पॉट प्लस स्टोरेज कॉस्ट माइनस कन्वीनियंस यील्ड, तो ए आंसर होगा, ठीक है। तो स्पॉट हो गया प्लस डायरेक्ट स्टोरेज कॉस्ट माइनस कन्वीनियंस यील्ड, यही तो फॉर्मूला होता है ना जो अपने डेरिवेटिव्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो गया, ओके। सो ये अपना कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो अपना क्या क्या कंप्लीट हो गया, LOS-D कंप्लीट हुआ, LOS-E कंप्लीट हुआ और LOS-F कंप्लीट हुआ। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने कंप्लीट कर दिया है, बहुत कॉम्प्रीहेंसिवली एग्जाम्पल्स को लेते हुए पढ़ाया है कि सब चीज़ का एप्लीकेशन दिख जाए और चीज़ जो है वो आपके मेमोरी में बैठ जाए, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोनों हैंडआउट्स जो मैं अटैच करूँगा
उसको पहले प्रिंट आउट निकालिएगा, फिर ही क्लास करने के लिए बैठिएगा और फिर नोट्स को अच्छे से पढ़ के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।